भारत और ईरान के बीच साइंस, टेक्नोलॉजी और कल्चर समेत 12 अहम समझौते हुए। दोनों देशों के बीच चाबहार पोर्ट पर भी सहमति बन गई, जिसका लंबे वक्त से इंतजार था। भारत और ईरान ट्रेड और कई दूसरे क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। वैसे तो दोनों देशों के बीच 12 समझौते हुए, लेकिन बेताबी चाबहार पोर्ट पर समझौते को लेकर काफी दिख रही है। इसके डेवलपमेंट को लेकर भी अब मुहर लग चुकी है। चाबहार पोर्ट के तैयार हो जाने के बाद भारत और ईरान सीधे ट्रेड कर सकेंगे, यानी अब भारतीय या ईरानी जहाजों को पाकिस्तान के रूट से नहीं जाना पड़ेगा। इस समझौते को पाकिस्तान और चीन को भारत का जवाब माना जा रहा है। The outcomes and agreements signed today open a new chapter in our strategic partnership. पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच दोस्ती को इतिहास जितना पुराना बताया। India and Iran are not new friends. Our dosti is as old as history. आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देश एक साथ खड़े दिखे। 15 साल बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ईरान यात्रा है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ईरान गए थे। देश के किसानों की बदहाली की तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। महाराष्ट्र के पुणे के किसान ने मंडी में 952 किलो प्याज बेचा, लेकिन उसकी जेब में महज 1 रुपया आया। जरा इस बिल को देखिए। पुणे के किसान देवदास मारुति परमाणे ने गुलटेकड़ी मार्केट में 952 किलो प्याज बेचा। किसान को 1 किलो प्याज की कीमत मिली 1 रुपए 60 पैसे, यानी 952 किलो प्याज का दाम हुआ 1523 रुपए 20 पैसे। लेकिन किसान को इसमें से 91 रुपए 35 पैसे आड़त देनी पड़ी। प्याज की बोरी उठाने वाले मजदूर को 59 रुपए देने पड़े। बोरे में प्याज भराई के लिए 18 रुपए 55 पैसे खर्च करने पड़े। प्याज का वजन करवाने के लिए 33 रुपए 30 पैसे देने पड़े। प्याज के ट्रांसपोर्टेशन पर 1320 रुपए खर्च हुए। इस तरह किसान के हाथ में महज 1 रुपया बचा। 750 रुपया 4 ओनियन रिंग्स का हम देते हैं, और किसान को क्या मिलता है? 50 पैसा भी नहीं मिलता है। वहीं महाराष्ट्र सरकार जल्द ही इस मुश्किल से निपटने की बात कह रही है। किसान को प्याज का अच्छा रेट मिले, इसलिए महाराष्ट्र सरकार प्याज पणन डिपार्टमेंट की ओर से खरीदने का विचार कर रही है। उसका निर्णय आज कल में होगा। देश में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र की मंडियों में किसान कम से कम दाम पर प्याज बेचने को मजबूर हैं। कई इलाकों में तो किसानों ने विरोध जताते हुए अपनी प्याज मुफ्त में बांटी, लेकिन किसानों की इस बदहाली पर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एयरसेल मैक्सिस घोटाले में पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी 14 देशों से कार्ति चिदम्बरम की कंपनियां और उसकी ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारियां जुटा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही एयरसेल मैक्सिस घोटाला मामले में कार्ति चिदम्बरम को पूछताछ के लिए बुला सकती है। पूछताछ से पहले ईडी कार्ति चिदम्बरम से जुड़ी कंपनियों की पूरी डिटेल्स खंगाल लेना चाहती है। हालांकि कार्ति चिदम्बरम किसी भी तरह के गैर कानूनी लेन देन से इनकार करते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कार्ति चिदम्बरम का कारोबार दुनिया भर में कई देशों में फैला हुआ है। ईडी यूके, यूएई, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ग्रीस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका और ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से कार्ति की कंपनियों से जुड़ी जानकारियों को जुटाने में लगी है। उधर बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कई सबूत होने का दावा किया है। यह जो पैसा आ रहा है, आ पहुंचा है, उसकी जांच गति से हो। वहीं कांग्रेस ने कार्ति चिदम्बरम पर कसते ईडी के शिकंजे को राजनीतिक भावना के चलते हो रही कार्रवाई बताया है। कि आप किसी एक व्यक्ति के पीछे केवल इसलिए पड़ गए क्योंकि राजनीतिक रूप से वो महत्वपूर्ण है। 2012 में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कार्ति चिदम्बरम की कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक और एयरसेल के बीच 26 लाख रुपए के लेन देन का मामला उठाया था। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने योग के दौरान ओम के उच्चारण के विरोध को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि योग के दौरान ओम के उच्चारण से ऑक्सीजन मिलती है। अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी ने कहा कि क्या आप अल्लाह, भगवान या रब का नाम नहीं लेते तो फिर ओम कहने में क्या दिक्कत है। सलमा अंसारी ने यह भी कहा कि सभी लोगों को योग करना चाहिए।
और ओम जब आप कहते हैं ना तो उसमें ऑक्सीजन बहुत आती है, बिल्कुल फेफड़े जो होते हैं खुल जाते हैं, तो उसमें बुराई क्या है। जो सलमा अंसारी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब विपक्ष और कई मुस्लिम धर्मगुरु सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ओम के उच्चारण के जरिए सरकार अपने हिंदुत्व के एजेंडे को थोपने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने एक फरमान जारी किया था जिसके तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ओम का उच्चारण जरूरी बताया गया था। इस मौके पर आयुष मंत्रालय ने 45 मिनट का एक प्रोटोकॉल प्रोग्राम भी रखा था। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने आज भारत का रीयूजेबल स्पेस शटल अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ये मौका ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में बना हुआ रीयूजेबल स्पेस शटल है। मेड इन इंडिया स्पेस शटल RLV को आज सुबह 7 बजे श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस स्पेस शटल को ऑर्बिट में छोड़कर एक एयरक्राफ्ट की तरह वापस आने लायक बनाया गया है। इसे दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी ऐसे रीयूजेबल स्पेस शटल बनाने के क्लब में अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान ही है। इस शटल को बनाने में 95 करोड़ रुपए लागत आई है। इसरो की इस कामयाबी पर PM मोदी ने भी बधाई दी है। इससे सिद्ध कर दिया कि भारत विश्व की फ्रंट लाइन स्पेस नेशंस में है। हमने ये कर दिखाया स्पेस के माध्यम से, एक ऐसे देश ने जिसको आज से 50 वर्ष पहले तक केवल चंदा मामा की कविताओं के लिए जाना जाता था। इस पहले मेड इन इंडिया स्पेस शटल की रूपरेखा पर काम 15 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 5 साल से इस काम में तेजी आई। It's a significant milestone in the history of ISRO. SUV जैसा दिखने वाला ये शटल अपने ओरिजिनल साइज से 6 गुना छोटा है। इसे पूरी तरह विकसित करने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। जयललिता ने आज छठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। CM पद की शपथ लेते ही जयललिता ने अपने चुनावी वादों पर काम करना शुरू भी कर दिया। जयललिता को मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में राज्यपाल के रसोइया ने शपथ दिलाई। जयललिता के साथ 28 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें उनके खास माने जाने वाले ओ पनीरसेल्वम भी शामिल रहे। 4 महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इस बार 13 नए चेहरों को शामिल किया गया है। जयललिता के घर के बाहर उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं शपथ लेने के साथ ही जयललिता ने अपने चुनावी वादे निभाने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने किसानों का फसल कर्ज माफ करने का ऐलान किया, तो वहीं 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के नाश्ते की मुफ्त स्कीम की घोषणा की। इतना ही नहीं, शराब की दुकानें दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोलने का आदेश भी दिया है। 32 साल बाद ये पहला मौका है जब कोई पार्टी तमिलनाडु में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही है। श्रीनगर में 1 घंटे के भीतर ही मिलिटेंटों ने 2 अलग अलग जगहों पर हमले किए हैं। हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। वहीं मिलिटेंट संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पहला हमला श्रीनगर के लाल चौक से 3 किलोमीटर दूर जदीबल इलाके में किया गया। जब पुलिस थाने से पुलिसकर्मी सड़क पर निकले तो आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना खतरनाक था कि मौके पर ही ASI समेत 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। शहर के अंदर पुलिस वालों पर अटैक किया गया। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि फौज, पुलिस और बाकी एजेंसियां हम सब मिल के मुस्तैदी से तैयार हैं। वहीं दूसरा हमला दक्षिण श्रीनगर के तेंगपुरा में हुआ, जहां बाईपास पर आतंकियों ने एक PSO की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आतंकी PSO की सर्विस रिवॉल्वर लूटकर भाग गए। बताया जा रहा है कि कश्मीर में 200 से ज्यादा मिलिटेंट सक्रिय हैं। हमले के तुरंत बाद श्रीनगर में रेड अलर्ट घोषित कर हमलावरों की तलाश जोरों पर शुरू कर दी गई है। दिल्ली में आज मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली NCR में पहले तेज आंधी और उसके बाद तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। भयंकर गर्मी और उमस से जूझ रही दिल्ली और NCR में मौसम का अंदाज बदला बदला दिखा। दोपहर बाद तेज धूल भरी आंधी की वजह से सड़कों पर अंधेरा छा गया। आसमान पर काले बादल छा गए, जिसकी वजह से दिनों में ही लोगों को अपनी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। कुछ देर बाद मौसम ने फिर करवट ली। हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। हम बाहर ही निकले घर के। आज बारिश हुई तो आज सोचा कि थोड़ा बाहर निकलते, थोड़ा देखते हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 48 घंटे तक इसी तरह का मौसम रह सकता है।
पानी की कमी से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के डीएफओ पर अवैध तरीके से स्विमिंग पूल बनाकर हजारों लीटर पानी बर्बाद करने का आरोप लगा है। मामला प्रकाश में आने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वहीं सुकमा में वन विभाग के अधिकारी के घर में स्विमिंग पूल बना है। हैरानी की बात यह है कि स्विमिंग पूल डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर राजेश चंदेल के सरकारी बंगले में बनाया गया है और पूल में पानी भरने के लिए हजारों लीटर पानी का इस्तेमाल रोज किया जाता है। नियमों के मुताबिक सरकारी आवास पर कोई भी निर्माण कराने से पहले नगर ग्राम निवेश विभाग और स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेनी होती है, लेकिन आरोप है कि राजेश चंदेल ने इसकी इजाजत नहीं ली। मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस सारे मामले को उनके संज्ञान में आया है वन मंत्री ने और उसमें जांच कराई। बेंगलुरु में सड़क हादसे में एक लड़की की मौत के बाद कर्नाटक सरकार के मंत्री का बेतुका बयान आया है। कर्नाटक के विकास मंत्री के जॉर्ज ने कहा है कि सड़क पर सावधानी से चलने की जरूरत है। बेंगलुरु में सड़क पर गड्ढे की वजह से हादसे में 17 साल की लड़की की मौत हो गई। सड़क पर गड्ढे की वजह से सविता नाम की लड़की स्कूटर से नीचे गिर गई, तभी पीछे से आ रही बस ने उसे कुचल दिया। हालांकि कर्नाटक सरकार के मंत्री के जॉर्ज हादसे के लिए सड़क पर गड्ढे को जिम्मेदार मानने की बजाय सावधानी से चलने की बात कर रहे हैं। Everybody has to be little careful also. That accident has taken place because that the bus was there. If they would have been little careful. यूपी के बिजनौर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ दहशत फैला रहे एक तेंदुए को करीब 1 महीने की मशक्कत के बाद गांव वालों ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की। घटना बिजनौर के शिवहारा इलाके की है। गांव वालों का कहना है कि पिछले 1 महीने से ये तेंदुआ पास के जंगल से आकर उनके पालतू जानवरों को खा जाता था। गांव वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद तेंदुआ उनकी पकड़ में नहीं आता था। पिछले 2 दिनों से गांव तेंदुए के खौफ में ही जी रहा था। गांव वालों ने तरकीब लगाकर एक चारपाई से तेंदुए के लिए चारा बनाया। इस लालच में तेंदुआ फंस गया। गांव वालों की तरकीब से तेंदुआ पेड़ से लटक गया, लेकिन वन विभाग की टीम पर सवाल खड़े होते हैं। काफी देर तक तेंदुआ पेड़ से ऐसे ही लटका रहा, खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन वन विभाग ने तेंदुए को वैसे ही छोड़ दिया। काफी देर बाद उसे वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में लिया।